सभी को नमस्कार। आज हम जलवायु विज्ञान में पवनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने पवनों के बारे में अध्ययन किया था कि पवनें किस प्रकार चलती है, किनसे प्रभावित होती है, उसका क्षैतिज वितरण क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पवनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पवन का वर्गीकरण जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार है: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और सामयिक पवनें। जो स्थायी पवनें होती है उन्हें सनातनी पवनें, ग्रही पवनें आदि नाम से भी जाना जाता है। और इस पृथ्वी पर इनकी जो दिशा होती है, जो चलने के जो क्षेत्र होते हैं वह हमेशा स्थायी होते हैं। जबकि हम बात करें जो स्थानीय पवन है, ये स्थान विशेष पर चलती है। चाहे ठंडी पवन हो चाहे गर्म पवन हो, एक विशेष स्थान पर चलती है। जैसे हम बात करें राजस्थान में लू के बारे में, तो जो लू है वो राजस्थान में चलती है। ये स्थान विशेष पर चलती है। इसी प्रकार अन्य स्थानीय पवनें जैसे होन है, हरमट्टान है आदि भी स्थानीय पवनें हैं जो विशेष स्थान पर चलती है। यदि हम बात करें सामयिक पवनों की, तो इस सामयिक पवनें समय विशेष के आधार पर, मौसम विशेष के आधार पर चलती है। जैसे भारत में मानसूनी पवनें। यदि हम बात करें जो पवनें हैं, चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, यदि हम इनके बारे में देखते हैं इस डायग्राम में, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसके मध्य जो पवनों की स्थिति है, यह जो क्षेत्र है यह एक डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद यह अश्व अक्षांश होता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला भाग, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला भाग। इसके ऊपर ध्रुवीय वाताग्र वाला क्षेत्र होता है। तो इस डोलड्रम क्षेत्र से ऊपर व्यापारिक पवनें चला करती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी व्यापारिक पवनें। इसी प्रकार ध्रुवीय भाग और जो अश्व अक्षांश है उनके मध्य पछवाई हवाएं चलती है, उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में। और ध्रुवीय भागों के आसपास ध्रुवीय हवाएं चलती है, जो धरातल की ओर या यूं कहें निम्न ताप वाले या निम्न दाब वाले भागों की तरफ चलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थायी पवनें होती है, जो ग्रही पवनें होती है, जो सनातन पवनें होती है, उनकी जो दिशाएं चलने का क्रम होता है वो हर वर्ष, हर महीने, हर दिन लगभग एक सा होता है। और इस डायग्राम में हम स्थायी पवनों को देख पा रहे हैं, जिनमें व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें और ध्रुवीय पवनें इसके अंतर्गत आती है। एक होता है डोलड्रम का क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है। ये ऐसा भाग है जहां पर हवाएं क्षैतिज रूप में नहीं चलती, संवहनी क्रियाएं करती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, और ये हवाएं वापस नीचे की ओर आ जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान
अधिक होने के फलस्वरूप हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और वापिस बरसात करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार स्थायी पवनों के बारे में हम देखते हैं, तो इस प्रकार की स्थायी पवनें हमें दृष्टिगोचर होती है। हमने अभी मानचित्र में देखा जो स्थायी पवनें थी उनमें हमने देखा भूमध्य रेखा के आसपास डोलड्रम का जो क्षेत्र था उसमें शांत पवन पेटी है, और इसके बाद हमने अस्वक्षांशों तक, शांत पेटी से अस्वक्षांशों के मध्य तक व्यापारिक पवनें देखी। अस्वक्षांश के बाद जो ध्रुवीय क्षेत्र है या आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर हमने पछवाई हवाएं, और उसके बाद हमने ध्रुवीय क्षेत्रों में व्यापारिक स्थायी पवनें देखी। ये ऐसी पवनें हैं जिनकी दिशा वर्ष के 12 महीने एक सी रहती है। अब हम बात करें इन स्थायी पवनों की, प्रचलित पवनों की, तो इसमें हम देखते हैं जो प्रचलित पवनें होती है इन्हें सनातनी या ग्रही पवन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो चलने का क्रम होता है, एक ग्रह की जो स्थिति होती है, घूर्णन परिभ्रमण, उसके अनुरूप होता है, उससे प्रभावित होता है। इस वजह से इन्हें ग्रही पवन कहा जाता है। यह वर्ष भर एक दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रवाहित होती है, जैसे हमने वायुदाब की पेटियां पढ़ी थी, उच्च वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी आदि। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आती है डोलड्रम यानी विषुवतरेखीय पछवा पवन। यह विषुवतरेखीय जो पछवा पवन है, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है, और यहां पवन में क्षैतिज गति नहीं होती। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां हवाएं हॉरिजॉन्टल रूप में नहीं चलकर वर्टिकल रूप में चलती है, लंबवत चलती है, संवहनीय क्रियाएं करती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं गर्म होकर हल्की होकर वायुमंडल में प्रवाहित होती और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वर्षा करती है। इस डोलड्रम के क्षेत्र में दिन के समय संवहनी धाराएं उठती है एवं दोपहर के बाद बिजली की चमक एवं गरज के साथ वर्षा होती है, क्योंकि जब तापमान अधिक होता है इस क्षेत्र में, तो तापमान की अधिकता के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। उन हवाओं के द्वारा यह क्षेत्र समुद्री क्षेत्र में होने के कारण, जलीय भाग की अधिकता होने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास तो जलीय क्षेत्रों से जल वाष्प के रूप में, संवहनी धाराओं के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती और वह संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ठंडी होकर उस स्थान विशेष पर वर्षा करती है। अतः यहां दोपहर के बाद हर दिन लगभग बरसात होती है। डोलड्रम का यह विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेघला के रूप में नहीं होता। कुछ स्थान पर यह उत्तरी गोलार्ध में हो सकता है, कुछ स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध में हो सकता है। जल और स्थल का प्रभाव स्थिति इस डोलड्रम के जो क्षेत्र का विस्तार है इसे प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करें जो अगली जो स्थायी पवन है उसके बारे में, तो उसके अंतर्गत हम पाते हैं वाणिज्य पवन, व्यापारिक पवन। लेकिन उसका अध्ययन करने से पहले हम यह भली बात ही जान ले कि जो ये डोलड्रम का क्षेत्र है, विषुवतरेखीय पछवा पवन का क्षेत्र है, यह क्षेत्र
फलोन के अनुसार इस ड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चला करती है, जिसे उन्होंने विषुवतीय पछवा पवन कहा। पहले भी कहा था मैंने कि हवाएं जिस स्थान से चलती है, जिस ओर से चलती है, वह उसका नामकरण का होता है। तो पछवाओं का अर्थ है पश्चिम से चलती है, पश्चिम की ओर से चलती है, जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है। और उन्होंने इसे विषुवतीय पछवा पवन कहा है। जिस स्थान पर उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन यानी व्यापारिक पवन विषुवतीय पछवा पवन से मिलती है, उस क्षेत्र को अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यदि उत्तर में तो उसे उत्तरी अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहेंगे, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसे दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवतीय पछवा पवन से मिलती है, तो उसे दक्षिणी अंतर उष्ण अभिसरणी कहा जाता है। साउथर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस इसके नाम है, जो उसकी गोलार्ध स्थिति को दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करें वाणिज्य पवनों की, व्यापारिक पवनों की, तो इनकी जो स्थिति होती है, यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाले पवन को वाणिज्य पवन कहा जाता है। क्योंकि हमने जब वायुदाब की पेटियां पढ़ी थी, वहां पर हमने जो 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश देखे थे, उसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या था, यहां वायुदाब अधिक था, और ये वायुदाब अधिक होता है उस स्थान से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, और यहां से जब ये हवाएं प्रवाहित होती है तो इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से दक्षिण, यदि उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो इनकी दिशा होती है पूर्व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है दक्षिण पश्चिम से। यूं कहें कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसे अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहा जाता है, यानी व्यापार हवाएं। ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ, अर्थात ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। वाणिज्य पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, यानी उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें जो व्यापारिक हवा की दिशा होती है, इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जैसा कि इस मानचित्र में हम देख रहे हैं। ये व्यापारिक हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। गर्मियों में स्थलीय भागों पर मुख्यतः एशिया एवं दक्षिण अमेरिका अधिक ताप के कारण अंतर उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसक जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर व्यापारिक और पछवा हवाएं मिलती है उस क्षेत्र को अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो गर्मी के फलस्वरूप यह क्षेत्र जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है, और इस वजह से जो अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र है उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन लुप्त हो जाती है। परंतु शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में भी यह हवाएं व्यवस्थित रूप से चलती है। विषुवत रेखा के समीप दोनों जो व्यापारिक पवनें होती है आपस में टकराती है, और इससे ऊपर उठकर मूसलाधार वर्षा कराती है।
ये होती व्यापारिक पवनों की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं पछुआ हवाओं की। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हवाएं पश्चिम से प्रवाहित होती है। यह हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन पछुआ पवन कहलाती है। जब हमने पढ़ा था कि 30 से 35 डिग्री चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, तो यह क्षेत्र उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और 60 से 65 डिग्री का जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है या दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र है, वहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध पाया जाता है। इस वजह से जब वायुदाब कम होता है तो हवाएं उच्च वायुदाब से, यानी यूं कहे कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है, और इसी बहने वाले पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इस पवन की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। इनकी जो स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो पछुआ पवनें हैं उनकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में, वो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर। तो ये हवाओं की गति है जो निम्न वायुदाबीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाबीय क्षेत्रों की ओर से प्रवाहित होती है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवनों का जो सर्वोत्तम विकास हुआ है वो 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, जहां इसे गरजता 40 प्रचंड 50 छींकते 60 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में 40 से 65 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां महासागरीय क्षेत्र का विस्तार अधिक है। यही कारण है कि यहां इनकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, और इसे यहां अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास आसपास जो हवा चलती है, जो पवन चलती है, जो पछुआ पवन चलती है, उससे गरजता 40 कहा जाता है। और 50 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश के आसपास जो पवन प्रवाहित होती है, जो पछुआ पवन चलती है, उसे कहा जाता है प्रचंड 50। और जो 60 डिग्री के आसपास जो पछुआ पवन चलती है, उसे कहा जाता है छींकता 60। ये पवनें अन्य स्थायी पवनों के विपरीत गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में वर्ष भर वर्षा करती है। हम देखते हैं कि जो ये हवाएं चलती है, यह चलती उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र से। जब हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, विशेषतया उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या यूं कहें कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय क्षेत्र या पेटी, वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मौसम साफ रहता है, बादल रहित रहता है और सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होता है। और जब ताप अधिक होता है तो यह क्षेत्र गर्म होता है, और इन क्षेत्रों से चलने वाली जो हवाएं होगी वह भी गर्म होगी। और गर्म हवा की विशेषता होती है कि गर्मी के कारण हवाएं जो सागरीय तापमान उसको बढ़ा देती है और जल वाष्प की क्रिया उत्पन्न होती है, यानी जो जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, और वह जल वाष्प को यह हवाएं गर्म हवाएं ग्रहण कर लेती है। इससे यह हवाएं आर्द्रता युक्त हो जाती है, और यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती है। यहाँ पर एक गर्म पछुआ पवन ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी पवन से मिलती है, वहां वाताग्र का निर्माण करती है एवं शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वाताग्र वह स्थिति होती है जहां विपरीत स्वभाव वाली दो हवाएं
मिलती है। ठंडी हवा भारी होने के कारण, अधिक शक्तिशाली होने के कारण, हल्की हवाओं को या यूं कहे कि इन गर्म हवाओं को ऊपर की ओर उठा देती है और इस क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार की जो वायु राशियां हैं उनका आविर्भाव होता है, जिससे वाताग्र का निर्माण होता है और वाताग्र के फलस्वरूप चक्रवात की उत्पत्ति होती है। हमने थोड़ा सा जब पूर्व कक्षा हुई थी उसमें पढ़ा था हमने कि जो चक्रवात है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार वाताग्र के निर्माण से शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन अधिक प्रचंड एवं व्यवस्थित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो स्थायी पवन है, ग्रही पवन है, सतही सनातनी पवन है, वह है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन भी एक स्थायी पवन है, सनातनी पवन है। ध्रुवीय पवन उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवन है। ध्रुवों की ओर जब तापमान कम होता है तो उस क्षेत्र में वायुदाब अधिक होता है और 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र होता है पृथ्वी की गतिक क्रिया के फलस्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अतः हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो हवाओं की गति होती, चलने की दिशा होती है, वो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वहां से हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जैसा कि इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं। जो ध्रुवीय हवाएं पवने हैं, उत्तरी ध्रुव में इनकी दिशा देखते हैं तो यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण पवन शुष्क होती है, क्योंकि इन पवनों में शीतलता के कारण आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। अतः ये शुष्क पवनें होती है, शीतल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पवनों के बारे में। वो कौन सी पवनें हैं जिनकी दिशा समय के अनुसार बदलती रहती है। तो इसमें हम बात करें जो सामयिक पवनें हैं या यूं कहें मौसमी पवनें हैं, उनकी हम बात करते हैं। सामयिक पवनें यानी मौसमी पवनें मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को रखा जाता है जो समय विशेष के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। इसमें जो नंबर 1 पवन है, प्रथम पवन है सामयिक पवन है, वह है मानसूनी पवन। यह मानसूनी पवन एक प्रकार से बड़े पैमाने पर भूमंडलीय पवन तंत्र का ही रूपांतरण है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो तापीय विषुवत रेखा कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है, कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें परिवर्तन होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में पहुंचना उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय विषुवत रेखा कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब सूर्य कारक रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य उत्तरायण होता है, तो जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है
जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और जो तापीय विषुवत रेखाएं विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में, इन दोनों पेटियों की जो स्थिति होती है वो कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। कहने का अभिप्राय ये, जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है वो 35 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चला जाता है, और इसके कारण एशिया में स्थल खंड के प्रभाव के कारण एक किसका अधिक होता है, और इसके फलस्वरूप विषुवतीय पछुआ पवन भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। यह पवन महासागर से स्थल पर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होने लगती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो पोषण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय विषुवत रेखा दक्षिणी की ओर वापस लौट जाती है। पुनः उत्तर पूर्व जो वाणिज्य पवन है वो चलने लगती है। यही शीतकालीन या यूं कहे कि उत्तर पूर्वी मानसून है, जिसे हम सामान्य भाषा में लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। पूर्वी एशियाई देशों जिसमें चीन जापान प्रमुख है में ग्रीष्मकालीन मानसून की अपेक्षा शीतकालीन मानसून अधिक प्रभावी होता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में ठंडे एवं शुष्क महाद्वीपीय वायुपिंड गर्म तथा आर्द्र महासागरीय वायुपिंडों से टकराते हैं एवं भारी चक्रवाती वर्षा करते हैं। हम बात करते हैं चीन जापान की। जब भारत में हम बात करते हैं लौटते हुए मानसून की, तो ये लौटता हुआ मानसून भारत में सिर्फ तमिलनाडु के तट पर, या यूं कहें कि दक्षिण का जो पूर्वी तट है उस पर वर्षा करता है। विशेषतया जो कोरोमंडल तट है उस पर, क्योंकि यहाँ लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, और चीन और जापान ऐसे देश है जो सागरों से घिरे हुए हैं, और यहाँ से जब लौटता है मानसून उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, तो सागर के ऊपर आने पर आर्द्रता की प्राप्ति कर लेती है हवाएं, और इन क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो शीतकालीन मानसून में अधिक होती है, और इस कारण चक्रवाती वर्षा भी होती है। यदि हम चक्रवाती वर्षा की बात करें तो इसी चक्रवाती वर्षा का परिणाम है जो विषुवत रेखा से, जो यूं कहे कि भूमध्य रेखा से या भूमध्य सागर से भारत की तरफ आता है और भारत में माउंट के रूप में प्रकट होता है। हम दूसरी सामयिक पवन की बात करें तो वह पवन है स्थल समीर एवं समुद्र समीर। स्थल समीर एवं समुद्री समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक पतली पट्टी के रूप को ही प्रभावित कर पाती है। सकड़ी जो पट्टी का क्षेत्र है, सकड़ा जो क्षेत्र है उसको ही प्रभावित कर पाती है, क्योंकि यह हवाएं तटवर्ती भागों में मिलती है, और इनका प्रमुख कारण है स्थल और जल का जो स्वभाव होता है उसमें भिन्नता का पाए जाना। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि स्थल का जो स्वभाव होता है वो जल्दी गर्म होने का और जल्दी ठंडा होने का है, जबकि जल का जो स्वभाव होता है वो देरी से गर्म होने का और देरी से ठंडा होने का होता है। जब स्थल भाग रात में जल्दी ठंडा हो जाता है, उस वक्त जलीय भाग रात में भी गर्म रहता है। तो उस क्षेत्र से जो स्थल भाग है जो ठंडा होने के फलस्वरूप वायुदाब अधिक होता है, तो रात में हवाएं स्थल से जल की ओर प्रवाहित होती है, जबकि दिन में हवाएं जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल खंड अधिक गर्म हो जाता है, ये वहां निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। समुद्र के ठंडा होने के कारण उस पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब पाया जाता है। गर्म होने के कारण स्थल की हवा ऊपर की ओर उठती है एवं उसका स्थान लेने के लिए सागर की ठंडी वायु सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे समुद्री समीर कहा जाता है। रात के समय स्थिति उल्टी हो जाती है। तेज भौमिक विकिरण स्थल खंड को समुद्र की तुलना में अधिक ठंडा कर देता है, जिसके फलस्वरूप स्थल
से स्थल, जिसके फलस्वरूप स्थल पर उच्च वायुदाब एवं महासागर पर निम्न वायुदाब विकसित हो जाते हैं और वायु स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती, जिसे स्थल समीर कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जो स्थल समीर चलती है वो रात्रि के समय चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जबकि जो समुद्री समीर होती है वो दिन में चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसके बाद हम अगले पवन की बात करें, जो सामयिक पवन है वो है पर्वत समीर एवं घाटी समीर। दिन के समय पर्वत की ढाल सूर्य ताप के प्रभाव से घाटी तली की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो स्थान जितना गर्म होगा वहां तापमान अधिक होता है, और जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होगा, और इस स्थिति में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। तो दिन के समय में हवाएं घाटी तली से प्रति ढाल पर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसे घाटी समीर कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद यह व्यवस्था उलट जाती है। प्रति ढाल पर भौमिक विकिरण के द्वारा उष्मा तेजी से विसर्जित हो जाती एवं ढाल की ऊंचाइयों से ठंडी एवं सघन वायु नीचे घाटी की ओर उतरने लगती, इसे पर्वत समीर यानी काटाबेटिक वाइंड कहा जाता है। अर्थात जब दिन के समय जब घाटी समीर चलती है, दिन में ढाल का जो पर्वतीय ढाल है उसका तापमान अधिक होने के फलस्वरूप वायुदाब कम होता है, और जब वायुदाब कम होता है तो उच्च वायुदाब से हवाएं उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने का प्रयास करती हैं, और इस स्थिति में एनाबेटिक वाइंड चलती है, घाटी समीर चलती है, जो घाटी के उच्च वायुदाब से पर्वतों के निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। और ये जो घाटी समीर प्रवाहित होती है दिन के समय होती है, रात्रि के समय स्थिति उलटी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त भौमिक जो विकिरण है उसके फलस्वरूप पर्वतीय ढाल जल्दी से ठंडा हो जाता है, जबकि घाटी का भाग गर्म रहता है, और उस घाटी के भाग में पर्वतीय ढाल की तुलना में निम्न वायुदाब पाया जाता है। अतः रात्रि के समय घाटी से पर्वतीय ढालों से घाटी की ओर हवाएं प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय पवनों की। इनमें हम देखते हैं कि इन स्थानीय पवनों में स्थान विशेष पर प्रवाहित होती है, चलती है। स्थानीय तापमान एवं वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें कुछ गर्म स्थानीय हवाओं की, उनमें हम देखते हैं, यदि मानचित्र को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की स्थानीय हवा मिलती है। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो बिग फिल्डर एक गर्म हवा है, और इसी के आसपास दक्षिण बस्टर एक गर्म हवा प्रवाहित होती है। यदि हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखें तो रॉकी पर्वत के समीप जो हवाएं चलती है वो गर्म हवाएं चलती है, और इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इन गर्म हवाओं को जब रॉकी पर्वत के ढाल पर उतरती है तो ये गर्म हवाएं हो जाती है, और इन्हें इस स्थान पर चिनूक कहा जाता है। इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पास कैलिफोर्निया की खाड़ी के समीप सांता आना हवाई चलती है, जो एक गर्म हवा है। इसके बाद हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो यहां जोंडा और पेम्पेरो स्थानीय हवाएं चलती है। इसके बाद हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की,
तो ये सहारा मरुस्थल है, लीबिया का मरुस्थल है, और इस क्षेत्र में कहीं गर्म हवाएं चलती है, जिनमें सिराको, खामसीन, इसी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम की ओर हरमट्टान, गिनी की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती, और यह गर्म हवाएं इस क्षेत्र की जो आर्द्रता होती है उसको शुष्क होने के कारण, गर्म होने के कारण कुछ कम कर देती, और गिनी के तटवासी इस हरमट्टान को इस स्थान पर डोंगटर का नाम देते हैं। इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका का पठार है उसके पास ठंडी हवाएं चलती है, स्थान विशेष पर चलती, इन्हें कहा जाता है बर्ग। यदि हम यूरोप महाद्वीप के बारे में देखें तो यहां पर भी कुछ हवाएं हमें दिखाई देती है। इस यूरोप महाद्वीप में जहां स्पेन का पठार है, स्विट्जरलैंड है, तो इसके आसपास फोन नामक हवाएं चलती है। थोड़ा दक्षिण में इटली के आसपास बोरा नामक हवा चलती है, और इस इटली की समीप ही सिसिली स्थान पर कुछ हवाएं चलती है। लेवेसी आदि ऐसी हवाएं जो स्थान विशेष पर चलती है। इस स्थान विशेष का एक उदाहरण हम ले तो इसे हम राजस्थान का जो रेगिस्तान है, जो थार का रेगिस्तान है, उस क्षेत्र में हम ग्रीष्म ऋतु में देख पाते हैं। जहां पर लू नामक स्थानीय हवा चलती है। हम बात करें इन स्थानीय हवाओं की तो इनमें हम देखते हैं फोन, जैसा कि हमने अभी मानचित्र में देखा, यह एक जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म पवन है। यह हवा दक्षिण आल्प्स के सहारे ऊपर उठती एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है। उतरते समय दबाव के कारण यह हवा गर्म हो जाती है। यह वायु फ्रांस, इटली देशों में प्रवाहित होती है। यानी जो फोन गर्म हवा है ये आल्प्स के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है और यह फ्रांस इटली में गर्म हवा के रूप में प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान सर्दी में भी कुछ अधिक रहता है। इस हवा का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती, पशुओं को चढ़ने की सुविधा मिल जाती, अंगूर भी शीघ्र पकने लगते हैं। इसके बाद हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चिनूक हवा की। चिनूक एक गर्म हवा है, हिमबख्शी हवा है। अमेरिका में कनाडा में यह पवन रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। चिनूक का शाब्दिक करते हिमबख्शणी। ये पवन रॉकी के पूर्वी भाग में स्थित चरागाहों को हिम के प्रभाव से मुक्त कर देती है। यह क्षेत्र जब हिम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो पशुओं के चढ़ने योग्य हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अगली जो स्थानीय हवा है उसके बारे में, उसमें हम देखते हैं इसमें लूक का नाम आता है, जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के मैदानों में मई एवं जून में प्रवाहित होती है। यह हवा काफी गर्म होती है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक एवं शुष्क होती है। इसके बाद हम बात करें हरमट्टान की। ये पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म और अति शुष्क वायु है। ये तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है। मैंने बताया था आपको कि गिनी का जो तट है वह आर्द्रता युक्त है और इस वायु को वहां डोंगटर वायु कहा जाता है, क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहां के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिल जाती, चिपचिपे मौसम से राहत मिल जाती है,
परंतु सहारा की मरुभूमि में यह पवन ऊंट के काफिलों के लिए काफी कष्टदायक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये रेत को और अत्यधिक गर्म कर देती है। इसके बाद हम बात करें बर्ग की। दक्षिण अफ्रीका में ये फोन के समान एक गर्म एवं शुष्क हवा है जो आंतरिक पठारी भाग से तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलती है। इसके बाद हम बात करें सिमुक की। यह भी एक स्थानीय हवा है, गर्म हवा है। अरब एवं सहारा के मरुस्थलों से चलने वाली ये एक उष्ण शुष्क एवं दम घोटू हवा है। ये हवाएं बालुओं से भरी होती है, जिसके कारण दृश्यता काफी कम हो जाता है। बालू मिट्टी होने के कारण इसमें काफी मात्रा में होती है, जिसके कारण दिखाई देने वाला क्षेत्र काफी कम दूरी पर दिखाई देता है। उसके बाद जो स्थानीय हवाएं वो है काराबुरान। यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। यह वायु धूल से भरी हुई होती है। मध्य एशिया के लोइस के मैदान का निर्माण इसी वायु द्वारा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सिराको की। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह एक गर्म वायु है जो बालू के कणों से युक्त होती है। इटली में जब बारिश होती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वे लाल रंग की हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो वर्षा के बूंदों का कण है वो लाल हो जाता है। इस वायु को आसपास के देशों में कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें, जैसे मिस्र में इस हवा को खमसीन कहा जाता है और लीबिया में इस सिराको हवा को गिबली कहा जाता है और ट्यूनीसिया में इस हवा को चिल्ली कहा जाता है। इस सिराको हवा को ही स्पेन में लेवेज कहा जाता है और मेडिटेरेनियन किनारी द्वीप में इसे लेस्ट कहा जाता है। इसके बाद कुछ ठंडी स्थानीय हवा भी चलती है, जैसे मिस्ट्रल। यह हवा फ्रांस में आल्प्स पर्वत के आसपास चलती है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, यह मिस्ट्रल जो ठंडी हवा है उसका क्षेत्र है। आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली यह हवाएं ठंडी है, शुष्क तीव्र गति से प्रवाहित होती है और यह तापमान को गिरा देती है। इसके अलावा बोरो जो हवा है वह भी एक ठंडी हवा है और यह मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर की ओर चलती है। इसके अलावा अन्य कई हवाएं जो ठंडी हवाएं, जिनमें बिलजार्ड का नाम है, बुरान है, इसके अलावा विराजोन है इत्यादि। तो हमने पवनों का जो सामान्य वर्गीकरण है उनके बारे में अध्ययन किया कि पवनें कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। हमने देखा कि विशेषता जो पवन होती है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थायी, स्थानीय और सामयिक। हमने स्थानीय पवनों में देखा था जो स्थायी पवनें थी, ग्रह पवनें थी, उनमें 4 पवनों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने जो सामयिक पवनों के बारे में अध्ययन किया जो समय विशेष के आधार पर चलती है। उसके बाद हमने जो स्थानीय पवनें हैं उनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार हमने पवनों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया कि पवनें क्या है, किस प्रकार प्रभावित होती है, कहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, किस दिशा से प्रभावित होती है इत्यादि। धन्यवाद।